अनुभव और जागृति की स्थिरता और निश्चयता। निश्चयता स्थिरता सर्वमानव में चिराकांक्षा के रूप में बनी ही है। सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व ज्ञान और स्वीकृति का आधार है। यह सर्वमानव में सर्वेक्षण पूर्वक विदित होने वाला तथ्य है। स्वयं को जांचने से भी यही स्पष्ट होता है। हम सब स्थिरता व निश्चयता को ही स्वीकार करते रहे हैं, ना कि स्थिरता। अनिश्चयता को स्थिरता के सहज आधार पर ही निश्चयता का होना स्वाभाविक है। विकास एवं जागृति सहज निश्चयता सर्वमानव में जीवन क्रिया के रूप में प्रमाणित है। जीवन की 5 क्रियाएं स्थिति के रूप में और 5 क्रियाएं गति के रूप में सर्वमानव में अध्ययन होना स्वाभाविक है। अध्ययन करने वाला भी मानव ही है। अध्ययन के उपरांत प्रमाणित करने वाला भी मानव, प्रमाणित रूप में जीने वाला भी मानव ही है। इस प्रकार मानव ही जागृति का प्रमाण है। जीवन क्रिया सर्वमानव में गति के रूप में चयन, विश्लेषण, इच्छा, रितंभरा और प्रमाणों के रूप में होना पाया जाता है। यही परावर्तन है। इसी के साथ 5 स्थिति क्रियाएं आस्वादन, तुलन, चिंतन, बोध और अनुभव क्रिया के रूप में पाया जाता है। तभी मानव परंपरा अनुभव प्रमाण प्रमाणित होना पाया जाता है। जीवन की 5 स्थिति क्रियाओं को बल के रूप में तथा 5 गति क्रियाओं को शक्ति के रूप में व्यक्त करते हैं। जागृत जीवन द्वारा संबंध उनके निर्वाह एवं प्रयोजनों के अर्थ में किया गया चयन है। आशा, सुख से जीने की आशा, यह पहली जीवन शक्ति है। दूसरा, आशा के अनुरूप अर्थात जागृत जीवन सहज आशाओं के आधार पर विश्लेषण संपन्न होना ही विचार है। तीसरा, जागृत जीवन के विश्लेषण के अनुरूप चित्रण होते रहना ही इच्छा है। चौथा, जागृत जीवन के न्याय, धर्म, सत्यता को प्रयोजित और व्यवहारित करना है, रितंभरा। पांचवा, अनुभव सहज प्रमाणों का प्रामाणिकता संज्ञा है। इस प्रकार 5 शक्तियों का होना मानव को समझ में आता है। इसी प्रकार 5 बलों की भी प्रामाणिकता है। पहला, जागृत जीवन में अनुभव एवं उसकी निरंतरता क्रिया है, आत्मा। दूसरा, अनुभव के यथावत बोध करने वाली अर्थात पूर्णतया स्वीकार करने वाली क्रिया है, बुद्धि। तीसरा, अनुभव अनुसार न्याय, धर्म, सत्य को स्वीकार करने की निरंतरता को बनाए रखने वाली क्रिया चिंतन है, चित्त। चौथा, साक्षात्कार किया गया न्याय, धर्म, सत्य को अनुभव मूलक विधि से तुलन करने वाली क्रिया है, वृत्ति। पांचवा, तुलन के अनुसार संपूर्ण मूल्य, चरित्र, नैतिकता की अपेक्षा अथवा आस्वादन करने वाली क्रिया है, मन। इस प्रकार 5 बल एवं 5 शक्तियों का स्पष्टीकरण जीवन में होने वाली क्रिया के रूप में है। जागृत मानव में प्रमाण अथवा संपूर्ण प्रमाण सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व में अनुभव का ही प्रकाश है। अनुभव के प्रकाश में प्रमाण के अतिरिक्त कोई दूसरा वस्तु समाहित रहता ही नहीं। इसलिए प्रमाणों को परम पावन पूर्ण नामों से भी इंगित करते हैं। दूसरे क्रम में अनुभव प्रमाणों की परम स्वीकृति, संकल्पों में संकल्प का चित्रण, इच्छाओं में ऐसी चित्रणों का विश्लेषण, विचारों में ऐसे विचारों का आस्वादन मूलक विधि से चयन क्रिया, आशाओं में संपादित होना समझ में आता है। अनुभव मूलक विधि से ये सभी 10 क्रियाओं में निश्चयता स्पष्ट होती है। जीवन का ज्ञान संपन्नता विधा में यह अध्ययन गम्य वस्तु है। स्थिति क्रियाएं अनुभवगामी और अनुभव मूलक विधि से अभिव्यक्त होना और अनुभव मूलक विधि से प्रमाणित होना सार्थक है। मानव परंपरा में से के लिए तीसरा कोई सार्थक प्रक्रिया विधि अस्तित्व में नहीं है। मानव सहज विधि से आवश्यकता के आधार पर यही परम होना पाया जाता है। मानव लक्ष्य सार्थक होना ही परम आवश्यकता के रूप में पहचानने में आता है, समझ में आता है। फलतः मानव सचेष्ट होता हुआ भी देखने को मिलता है। मानव लक्ष्य समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व है। यह अनुभव मूलक विधि से ही प्रमाणित होना पाया जाता है।
अनुभव जीवन सहज प्रमाण एवं वैभव क्रिया है। इसके आधार पर ही इस प्रमाण परंपरा मानव कुल में चरितार्थ होना समीचीन है। इसी क्रम में हमें निश्चयता को प्रमाणित करने का सौभाग्य स्पष्ट हो जाता है। यह हर नर नारी के लिए समीचीन है। अनुभव ही जागृति और जीवन की परम अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशन है। परम का तात्पर्य अनुभव से ज़्यादा होता नहीं, जीवन उससे कम में अधूरा रहता है। अनुभव पूर्वक जीवन में तृप्ति होना पाया जाता है। जीवन तृप्ति अपने आप में मानव परंपरा में समाधान, समृद्धि, अभय के आधार पर सुख, शांति, संतोष के रूप में पहचानना होता है। सहस्तित्व में अनुभव ही परम है, यही आनंद है। इसका प्रमाण मानव परंपरा में से के लिए परम है। इनका अर्थात मानव लक्ष्य का मूल्यांकन प्रणाली व्यवस्था में समाहित रहता है। यही न्याय सुरक्षा व्यवस्था है। न्याय सुरक्षा विधि से मानव हर स्थिति गति में विश्वस्त रहना, आश्वस्त रहना पाया जाता है। फलस्वरूप जीवन सहज संपूर्ण वैभव मानव परंपरा में प्रमाणित होने का मार्ग प्रशस्त रहता है। यही जागृति परंपरा है। जीवन तृप्ति का प्रमाण मानव का अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदार होना है। मानव परंपरा में व्यवस्था होना, व्यवस्था विधि से ही समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व प्रमाणित होना स्वाभाविक रहता है। यही जागृति का भी प्रमाण है, संपूर्ण मानव जीवन का भी प्रमाण है। मानव परंपरा का परम वैभव है। प्रयोजन रूपी व्यवस्था ही मानव परंपरा की सर्वोच्च उपलब्धि है। इन्हीं उपलब्धियों में स्थिरता, निश्चयता स्पष्ट है। मानव परंपरा जागृत होने में स्थिरता, अस्तित्व सहज विधि से प्रमाणित होता है, सुस्पष्ट होता है। निश्चयता मानवीयता पूर्ण आचरण विधि से प्रमाणित होता है, सुस्पष्ट होता है। इसकी अपेक्षा मानव में पीढ़ी से पीढ़ी में रहा आया है। इस प्रकार मानव का विकास और जागृति को प्रमाणित करने में समर्थ होना ही मानव का उत्थान, वैभव, राज्य होना पाया जाता है। मानव का परिभाषा भी वैभव ही है। उत्थान का तात्पर्य मौलिकता रूपी ऊंचाई में पहुँचने से या पहुँचने के क्रम से है। वैभव अपने स्वरूप में परिवार व्यवस्था और विश्व परिवार व्यवस्था ही है। ऐसी व्यवस्था में भागीदारी मानव का सौभाग्य है। इस क्रम में अध्ययन, शिक्षा, संस्कार के रूप में उपलब्ध होते रहना भी व्यवस्था का बुनियादी वैभव है। वैभव ही राज्य और स्वराज के रूप में सुस्पष्ट होता है। स्वराज्य का मतलब ही मानव के वैभव से ही है। यह वैभव समझदारी पूर्वक ही हर मानव में पहुंच पाता है। यह शिक्षा पूर्वक लोक व्यापीकरण हो पाता है। ऐसी व्यवस्था अपने आप में द्रोह, विद्रोह, शोषण और युद्ध मुक्त रहना, इसके स्थान पर समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व पूर्वक रहना पाया जाता है। यही सार्वभौम व्यवस्था का तात्पर्य है। युद्ध और संघर्ष मुक्त जागृति और अभ्युदय सहज प्रमाण युक्त परंपरा ही व्यवस्था का सूत्र और व्याख्या है। समझदारी पूर्वक हर मानव अर्थात नर नारी का अपने जागृति को प्रमाणित करना स्वयं स्फूर्त प्रवृत्ति है। इन प्रवृत्तियों के आधार पर मानव का वर्तमान में विश्वास को प्रमाणित कर पाना होता है। यही कड़ी है, वर्तमान में विश्वास के आधार पर ही सहस्तित्व प्रमाणित हो पाता है। जागृत मानव परंपरा में ही स्थिरता सहस्तित्व रूपी अस्तित्व विधि से प्रमाणित होता है और निश्चयता मानवीयता पूर्ण आचरण विधि से प्रमाणित होता है। 7वां, ऊष्मा और धरती का संतुलन। मानवेतर प्रकृति को खनिज संपदा से भरपूर धरती पर फैली हुई हरियाली जीव संसार के रूप में देखते हैं। यह धरती पहाड़, जंगल, नदी, नाला, जीव, जानवर से संपन्न है। संपन्नता का अर्थ है इस धरती पर ये सब विद्यमान हैं ही। धरती अपने में खनिजों को ठोस और विरल के रूप में समाई हुई है और इस पर फैली हुई रसायन संसार ठोस, तरल, विरल के रूप में होना देखने को मिल रहा है। ठोस रूप में बहुत सी वस्तुएं अपने को देखने को मिलती ही हैं। जैसे शरीर में बनी हुई हड्डियां ठोस रूप में रहती ही हैं, ऐसी वस्तुएं ठोस होने
के पूर्व तरल रूप में रहती ही हैं। रसायन द्रव्य ऊष्मा संयोग से विघटन विधि से संयोजित होकर विरल रूप में विद्यमान रहती हैं। इसका मतलब ऊष्मा विधि से वस्तु फैलना शुरू करता है। किसी ठोस वस्तु में ऊष्मा को प्रवेशित कराया जाए तब वह वस्तु अपने निश्चित आयतन स्वरूप से अधिक जगह में फैलने लगता है। यह तब तक फैलता है जब तक तरल हो जाए, विरल हो जाए। ऊष्मा को हम इस विधि से पहचानते हैं कि वस्तु जलकर या जलाकर जो प्रभाव होता है इसे हम ऊष्मा नाम दे रहे हैं। इसको दूसरे विधि से ऐसे पहचान पा रहे हैं, वस्तु जो ज़्यादा आवेशित हो गई वह सदा उष्मित होती है, अर्थात उसका ताप बढ़ जाता है। ताप को पहचानने वाला आदमी है। अन्य प्रकृति ताप से प्रभावित होते हैं। मानव को अलग करके ताप को मापदंड में पहचानना नहीं होता। ताप को प्रयोगों में प्रयोजित कर फल परिणामों को आंकलित कर पाना मानव से ही संपन्न होता है, अर्थात मानव ही संपादित करता है। पहचानना जड़ चैतन्य प्रकृति दोनों में होता है। पहचानना निर्वाह करने में जड़ प्रकृति प्रमाणित है, जबकि जानना मानव केवल चैतन्य प्रकृति मानव में ही होता है। मानव जड़ चैतन्य के संयुक्त रूप में होते हुए जानने मानने की क्षमता से युक्त है। मूल मुद्दे में पहचानना भी एक क्रिया है। एक पदार्थ दूसरे के लिए ताप को परावर्तित करते हैं। अपने में से ताप को जो व्यक्त करते हैं उसके आसपास के अणु परमाणु ताप को स्वीकारते हैं। इसे हम पहचानना कह रहे हैं। फलस्वरूप परिणतियाँ हो जाती हैं। जैसे लोहे को पिघलने के लिए जितने भी ऊष्मा को नियोजित किया जाता है उसको लोहा स्वीकारता है, लोहे का अणु परमाणु स्वीकार करता है, फलस्वरूप पिघलता है। इस क्रिया को हम मानो ऐसी व्याख्या करते हैं। पहचान लेता है, निर्वाह करता है, तभी पिघलता है। मानव ही एक ऐसी इकाई है जो तप्त लोहे को विविध आकारों में बदल देता है। इसी को सांचे में ढालना हम मानते हैं। इसमें लोहा पुनः जमते तक ठंडा होने तक ऊष्मा को परावर्तित करते ही रहता है। इसके साथ जुड़ी हुई सभी द्रव्य लोहे के ताप को आवंटित कर लेता है। अंततोगत्वा लोहा ठंडा हो जाता है। ताप उद्दीप्त करने के प्रयास से, अर्थात ताप को प्रकट करने और बढ़ाने की क्रिया में एक जलने वाला और एक जलाने वाला का संयोग रहता ही है। जैसे कोयला जलने वाला है, हवा जलाता रहता है। उसके मूल में जाएं तो कोयले को आरंभिक रूप में जलाने के लिए कोई न कोई जलाने वाला के रूप में होता है। जैसे जलता हुआ आग इन विधियों से चलकर कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम गैस अथवा विकिरणीय प्रक्रिया से ताप उद्दीपन क्रिया को मानव संपादित करता हुआ देखने को मिलता है। साथ में विस्फोटक द्रव्यों की पहचान, उसका संयोजन और दबाव विधि से तापोद्दीपन होता हुआ भी देखने को मिल रहा है। ऐसे ताप को नियोजित कर मानव आवश्यक कार्यों को सिद्ध करते ही हैं। जैसे पानी गर्म करना, खाना बनाना, कमरा गर्म करना, दवाई को सुखाना आदि। इसी प्रकार अनेक क्रियाओं को ताप संयोजन से, नियंत्रण से संपादित करता ही है। यह मानव परंपरा में अभ्यस्त हो चुकी है। ताप कहीं भी हो, वह उस वातावरण के ताप से अधिक होना आवश्यक है, तभी ताप है। दूसरे विधि से जहाँ ताप हो उसके आसपास उससे कम ताप हो, तभी अधिक ताप कम ताप की ओर परावर्तित होता है। जैसा कहीं भी हम आग जलाते हैं वहाँ अधिक ताप हो जाता है। कम ताप की ओर परावर्तित होने की क्रिया को ऐसा देखा जाता है कि ताप जहाँ प्रकट रहता है उसके आसपास के अणु परमाणुओं के तप्त होने से फैल जाता है। इसका मतलब यह हुआ, तप्त अणुएं अपने प्रभाव क्षेत्र वातावरण में ताप फैलाकर अणुओं को तप्त बनाता है, जो उसके ताप से कम रहता है। वातावरण के अणु परमाणु इसको स्वीकार कर इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार ताप परावर्तित होकर कम होते जाता है।
अंततो गत्वा सामान्य ताप तक पहुँचते हैं। सामान्य ताप से आशय स्वभाव गति में होने से है। स्वभाव गति का तात्पर्य है विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति में जो यथा स्थितियाँ होती हैं, अर्थात त्वा सहित व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी ही स्वभाव गति है। इसका प्रयोग इस प्रकार से किया जा सकता है कि किसी भी कमरे के एक कोने में एक मोमबत्ती जलाकर रख दें, अथवा मिट्टी का तेल का दिया अथवा हीटर जलाएं, स्टोव जलाएं अथवा ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश देने वाले बल्ब जलाएं। उसको छूने से हमको जितना ताप महसूस होगा उससे कुछ दूर में उससे कम महसूस होगा, ज़्यादा दूर में और कम होगा, दूसरे कोने में सबसे कम होगा। इसका निरीक्षण परीक्षण हर विद्यार्थी कर सकता है। कमरे के बीच में रखकर यही प्रयोग करें तो पता लगता है कि ऊष्मा सभी ओर समान रूप से परावर्तित होता है। इसी प्रकार हम उक्त प्रयोग विधि से यह भी स्वीकार सकते हैं कि सूर्य का ताप सभी ओर समान रूप से परावर्तित हो रहा है। सूर्य बिंब से परावर्तित ताप धरती को छूता है। सूर्य की सम्मुखता में इसी के साथ यह भी समझ में आता है कि धरती घूमते हुए जो भाग सूर्य के सम्मुख रहता है वह तप्त होता है। इसी कारण वह सूर्योदय और अस्त होता है। सूर्योदय और अस्त होता है। अस्त होते समय भी न्यूनतम ताप धरती को स्पर्श किए रहता है। इन दोनों के मध्य में बीच में अधिकतम ताप स्पर्श किए रहता है। इसको हर व्यक्ति परीक्षण निरीक्षण कर सकता है। धरती के घूर्णन गतिवश ही सूर्य के सम्मुख विमुख होने का विन्यास स्पष्ट होता है। इसी घूर्णन गति के नर्तन के समान में होने वाली कंपनात्मक गति ही सूर्य के चारों ओर वर्तुलात्मक गति से प्रमाणित होने का स्वरूप है। इसके मूल में त्वा सहित व्यवस्था प्रवृत्ति ही है। यह प्रवृत्ति परस्पर अच्छी दूरी में रहते हुए व्यवस्था को प्रमाणित करने के रूप में है। इस अर्थ में निश्चित निर्वाह है, हर परस्परता में वर्तमान है, अर्थात प्रमाणित है। इस प्रकार से यह धरती इस सौर व्यूह में जितने भी ग्रह गोल भागीदारी कर रहे हैं, इन सब के साथ तालमेल रखते हुए सूर्य के सम्मुख विमुख होते हुए सूर्य से निश्चित अच्छी दूरी में रहते हुए सभी ओर चक्कर काटता हुआ देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से यह चक्राकार गतिपथ पूर्णतया गोल न होकर अंडाकार में होना इस बात की प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति का प्रधान आशय धरती में ऋतु परिवर्तन की स्वयं स्फूर्त प्रवृत्ति है। अंततः इस धरती पर विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति प्रमाणित होना ही आशय है। इस आशय को कैसे हम मानव समझें? उक्त मुद्दे को इस प्रकार समझना बन जाता है कि इस धरती पर चारों अवस्थाएं प्रकाशित हैं, जो थी नहीं वह होती नहीं। इस तथ्य को विश्लेषित करने पर पता लगता है कि इन चारों अवस्थाओं की मूल प्रवृत्ति पदार्थावस्था में समाहित रहा ही। अगर ऐसा नहीं होता तब यौगिक और हरियाली का उदय होना संभव ही नहीं था। जबकि इस धरती पर यौगिक क्रिया संपादित हो चुकी है, हरियालियाँ फैल चुकी हैं। इसी के साथ साथ भुनगी कीड़े से लेकर अनेक पशु पक्षी जीव जानवरों का प्रगटन व परंपरा स्थापित हो चुकी है। इतना ही नहीं, मानव शरीर परंपरा भी स्थापित हो चुकी है। इनमें से किसी को नकारने का कोई तर्क या स्थिति मानव के पास नहीं है। दूसरा, मानव का हैसियत यही है कि मानव है का अध्ययन करता है। चारों अवस्थाएं मानव के लिए अध्ययन करने की वस्तु हैं। अध्ययन करने से हमें इस तथ्य का सूत्र मिलता है कि धरती में ऋतु क्रम व्यवस्था से ही अथवा प्रभाव से ही, पूरकता से ही, भौतिक क्रिया व्यवस्था से ही रासायनिक क्रिया व्यवस्था का प्रकटन इस धरती पर हो चुका है। इसी क्रम में से चारों अवस्थाओं की रचनाएं सुस्पष्ट हो चुकी हैं। सभी खनिज भी ठोस रूप में ही अपने अपने प्रजाति के अणु रचना अथवा मिश्रित रचना के रूप में प्रस्तुत हैं। इन्हीं की विविध प्रजातियों के आधार पर यौगिक घटना, रासायनिक उर्मी और वैभव अर्थात नृत्य घटित है। रासायनिक द्रव्य के आधार पर संपूर्ण प्राणकोशा संरचित रचनाएं छोटे से बड़े
वनस्पति प्रजातियां, जीवावस्था प्रजातियां, मानव शरीर प्रजाति का रचना इस धरती पर ही प्रमाणित है। इससे स्पष्ट हुआ कि ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता, क्रियाशीलता के साथ साथ विकास क्रम और विकास की प्रवृत्तियां समाई रहती हैं। जीवन विकसित पद में होना पहले स्पष्ट किया जा चुका है। यह गठन पूर्ण पद को प्राप्त किया रहता है। इस गठन पूर्ण परमाणु में ही आसान रूप गतित होने की व्यवस्था बनी रहती है। यह स्वयं स्फूर्त है कि ऐसा आसान रूप गतित रहने वाला जीवन आशावश किसी न किसी जीवावस्था अथवा ज्ञानावस्था के शरीरों को संचालित करता है। ऐसे जीवन किसी भी एक धरती से दूसरे धरती तक पहुँचने की संभावना समीचीन रहती है। कुल मिलाकर हर धरती पर विकास क्रम रासायनिक भौतिक रचनाओं और उनके परंपरा के रूप में प्रमाणित होना मानव को समझ में आता है। इससे स्पष्ट हो गया है कि हर धरती किसी समृद्ध धरती के साथ किसी निश्चित दूरी को बनाए रखते हुए व्यवस्था में भागीदारी के रूप में कार्य करते हुए स्वयं में विकास क्रम विकास जागृति क्रम जागृति को प्रमाणित किए रहता है। इन सब का दृष्टा जागृत मानव ही है, न कि भ्रमित मानव। इस क्रम में कई धरती किसी न किसी अवस्था में कार्यरत है ही। सभी अविकसित धरतियां विकास को प्रमाणित करने की ओर प्रवर्तनशील हैं। यह भी इस बात का संकेत है कि जितनी भी धरतियां अविकसित अवस्था में हैं, अर्थात जिन धरती में विकास क्रम ही प्रकट नहीं हुआ है, ऐसी सभी धरतियां विकास क्रम को सजाने की ओर अपने प्रवृत्ति को बनाए हुए हैं। इसी क्रम में सूर्य ग्रह जो ह्रास की परम स्थिति में है, वह भी कालांतर में विकास क्रम में होने की कल्पना मानव परंपरा में प्रचलित है। यह सब स्थितियां विकास और जागृति होने के पक्ष में स्पष्ट हुई हैं। धरती कोई भी अवस्था में हो, उसमें विकास क्रम विकास को प्रमाणित करने का मूल बीज समाहित ही रहता है, क्योंकि हर आवेश सामान्य गति की ओर, स्वभाव गति की ओर, स्वभाव गति विकास क्रम की ओर, विकास क्रम विकास को प्रमाणित करने की ओर, विकास जागृति क्रम को प्रमाणित करने की ओर, जागृति क्रम जागृति को प्रमाणित करने की ओर एवं जागृति की निरंतरता को प्रमाणित करने की ओर कार्य करता हुआ समझ में आता है। इस विधि से इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि संपूर्ण सहअस्तित्व विकास और जागृति को यथा स्थिति प्रकाशित करने के अर्थ में ही संतुलन पूर्वक क्रियाशील है। इसी क्रम में कई ग्रहगोल में अधिकतम ताप जैसा सूर्य में है का होना एवं सम्मुख जितने भी ग्रहगोल होते हैं जिनमें कम ताप रहता है, उनमें ताप का समाहित हो जाना दिखाई पड़ता है। इस क्रम में यह धरती अपने में कितना श्रम किया है, यह हर जागृत मानव को बोध होता है। इस धरती के ऊपरी सतह में जंगल, समुद्र और थोड़े भाग में मरुस्थली होना पाया जाता है। यह जंगल कैसा भी हो, जंगल के सर्वाधिक पेड़ पौधे, लता, गुल्य, अपान वायु, कार्बन डाइऑक्साइड नाम से जाने वाले द्रव्य को अपना खाद्य पदार्थ बनाते हुए अथवा पाचन पदार्थ बनाते हुए प्राणवायु को अर्थात ऑक्सीजन को प्रदान करता है। जबकि कोयला और खनिज कोयले से निष्पन्न तेल पेट्रोलियम को जितने भी यंत्रों में ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं अथवा प्रौद्योगिकी विधि से यंत्र संचालन में प्रयोग किया जाता है, इन सब के विसर्जित ईंधनावशेष में पाई जाने वाली प्राण घातक वायु कार्बन मोनोऑक्साइड पर्यावरण के लिए अत्यंत घातक मानी जा रही है। इससे पता लगता है ऐसे खनिज कोयला के मूल में जो बड़े बड़े जंगल धरती में दबकर कोयले के रूप में आज प्रकट हैं, ऐसे दबने के पहले के जंगल वही द्रव्य अपने में पचा रखा है। इसी को अपना खाद्य पदार्थ बनाकर आकाश चुंबी वृक्ष बने रहे होंगे। ऐसी आकाश चुंबीयता की परिकल्पना को धरती में बनी हुई खनिज कोयले की मोटाई के आधार पर किया जाना स्वाभाविक है। वर्तमान में कहीं कहीं कोयले की 150 से 180 मीटर मोटाई की परत बिछी है। इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि कितने बड़े बड़े वृक्ष रहे होंगे।
1 मीटर कोयला होने के लिए कम से कम 10 मीटर वृक्ष की लंबाई की आवश्यकता पड़ती है। इसकी सघनता गणितीय विधि से सभी समझ सकते हैं। इस प्रकार अपार कोयला बनाने के लिए कितने बड़े वृक्षों का जंगल रहा होगा। गणितीय विधि से ही इसको निकाला जा सकता है। सामान्य परिकल्पना में समान ही बहुत मुश्किल है। समझना ही बहुत मुश्किल है। परिकल्पना में यही लाया जा सकता है कि आकाशचुंबी सघन जंगल रहे होंगे। ऐसे जंगल भूमि के अंदर दबकर सैकड़ों हजारों वर्षों में कोयला हुआ होगा। वही जंगल प्राणघातक वायु कार्बन मोनोऑक्साइड को पचाता रहा होगा। अब वही कार्बन मोनोऑक्साइड को पैदा करता है। अभी पौधे कार्बन डाइऑक्साइड पचाते हैं, ऑक्सीजन को पैदा करते हैं। यह सभी ज्ञानियों विज्ञानियों को विदित हो चुकी है। इस बात का जिक्र यहाँ इसलिए कर रहे हैं कि इस धरती के लिए इसका प्रयोजन क्या है। हम इस बात को समझ चुके हैं कि कोयला कार्बन ऊष्मा को शोषित करता है, वातावरणीय ऊष्मा को अपने में ज़्यादा से ज़्यादा समा लेता है। इसका प्रयोग इस प्रकार कर सकते हैं कि एक समान स्थिति में कोयला को पोतें, एक दूसरे समान स्थिति में सफ़ेद को पोत दें। कड़ी धूप के समय कोयला जहाँ पोता रहता है वहाँ पैर रखने में गर्म लगता है। सफ़ेद जहाँ पोता रहता है वहीं कम गर्म लगता है। इन दोनों के बीच की स्थितियों को भी अन्य जगहों में देखा जा सकता है। इससे यह पता लगता है कि कोयला ज़्यादा से ज़्यादा ताप को अपने में पचा लेता है, धीरे धीरे वितरित करता है। इस प्रमाण से हमें यह समझ में आता है कि इस धरती पर समझ पहुँचने वाली ब्रह्मांडीय ऊष्मा, इसमें सबसे अधिक सूर्य ऊष्मा इस धरती पर पचाने की आवश्यकता रही, क्योंकि धरती अपने ऊष्मा संतुलन को बनाए रखने के उपरांत ही धरती के सतह पर हरियाली सुरक्षित रही। हरियाली सुरक्षित रहने के उपरांत ही कृमि कीट जीव जानवरों का प्रकटन, उसके उपरांत ही मानव का प्रकटन होना क्रमिक। रचना वैभव के रूप में हम मानव को समझ में आता है। इस वैभव के मूल में धरती अपने में ऊष्मा संतुलन बनाए रखना एक प्रमुख उपलब्धि रही है। इसमें मानव का कोई योगदान नहीं रहा। इस कोयले में समाहित तेल ही धरती में खनिज द्रव्यों के साथ परिपक्व होकर खनिज तेल के रूप में उपलब्ध हुआ। इसका भी संरक्षण धरती के अंदर उचित वातावरण के रक्षा कवच के साथ बना ही रहा। सुरक्षित रखने का तात्पर्य तेल का प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन के न पहुंचने के लिए वातावरण को बनाए रखना ही है। इस प्रकार से हम इस तथ्य पर पहुंचते हैं कि धरती की कंपनात्मक गति के समान रूप में संपूर्ण खनिज में कंपन और स्पंदन, उससे अधिक रासायनिक द्रव्यों में स्पंदन, उससे अधिक प्राणवायु में स्पंदन, फलस्वरूप रचनाएं इस धरती पर प्रकट हैं। ये सब ऐसी संतुलित रचनाओं को प्रकट करने के अर्थ में इसके पूर्व भूमि में संपन्न संपूर्ण क्रियाकलाप है। अतएव ये सब नियम पूर्वक ही संपादित हुई हैं। नियंत्रण और संतुलन पूर्वक अवस्थाएं प्रकट हैं। इसे हम मानव को अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है और अनुशीलन पूर्वक संरक्षण संवर्धन विधि से स्वयं को व्यवस्थित कर लेने की आवश्यकता है। मानव के व्यवस्थित होने के मूल में ज्ञान विज्ञान विवेक का एक संगीतमय कार्यकलाप स्पष्ट रहने से है। यही कार्यकलाप भाषा कार्य व्यवहार में नियोजित होकर प्रयोजनों को प्रतिपादित करता है। मानव का प्रयोजन समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व को प्रमाणित करना ही है। इस क्रम में मानव अपने तर्क से ऐसा सोचते हैं। सूर्य विकसित होने पर स्वभाव गति धरती के लिए ऊष्मा कहाँ से मिलेगा? इस धरती पर यह हरियाली कैसे रहेगी? ये सब हरियालियाँ सूर्य के प्रकाश के कारण हैं।
इसमें समाधान का सूत्र हम स्वयं मानव में ही पहले कदम में ही मिल जाता है। मानव देह की निश्चित ऊष्मा तापमान विधि बनी हुई है, उसे हम अपने मापदंड के अनुसार 98-99 फ़ारेनहाइट रखते हैं। मापदंड का नाम थर्मामीटर माना जा रहा है। इस तथ्य को धरती पर जीता जागता मानव में देखा गया है कि जहाँ 0 फ़ारेनहाइट से नीचे तापमान है, वहाँ भी मानव रहता है। वहाँ के मानव शरीर की तापमान भी उसी सामान्य तापमान के रूप में नापा जाता है। इस धरती पर 120 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक ताप प्रभावित है, वहाँ भी मानव शरीर का वही सामान्य तापमान मापा जा रहा है। तभी मानव को स्वस्थ कहा जा रहा है। वातावरण के अनुसार ताप यदि बदल जाता है तो रोगी कहलाता है अथवा मर गया कहा जाता है। इस प्रमाण के आधार पर धरती का स्वास्थ्य भी विचार किया जा सकता है। धरती के वातावरण में जो ब्रह्मांडीय किरण और ताप परावर्तित होकर धरती को स्पर्श करता है, इससे धरती का तापमान न बढ़ने न घटने के लिए ताप पाचन व्यवस्था को धरती अपने स्वयं में से संतुलन बनाए रखना पहले वर्णित हो चुकी है। यह कोयले के परत के रूप में धरती में समाई हुई है। मानव अपने अविवेकवश और प्रलोभनवश धरती का पेट फाड़ दिया, कोयले को निकाल लिया, धरती तापग्रस्त हो गई। कोई भी विज्ञानी और प्रौद्योगिकी संसार इस जिम्मेदारी को स्वीकारने को तैयार नहीं है। इसका उपचार दरकिनार रहा। इस विधि से हम कहाँ पहुँचेंगे, क्या हो सकता है? पहले दुष्परिणाम का स्वरूप है कि धरती किसी तादाद से तप्त होने के उपरांत इस धरती पर हरियाली, जीव, जानवर, मानव रह नहीं पाएंगे। दूसरी स्थिति में धरती के तापग्रस्त होने के उपरांत उत्तर दक्षिणी ध्रुव में जितनी भी बर्फ संग्रहित है, उस सब के पिघलने की स्थिति में ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों को छोड़कर सभी जगहों में जलमग्न की स्थिति हो सकती है। ऐसी स्थिति में मानव की क्या हालत